आज के शो में। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने सीडीए की नाकिस इंतजामी सलाहियतों का भांडा फोड़ दिया। जाली हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बनी, जिम्मेदार कौन? तजावजात के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों ना हो सकी? चाइना कटिंग से इस्लामाबाद भी मुतासिर, सनसनीखेज हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज बड़ा इंपॉर्टेंट हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस्लामाबाद में होने वाली जो डेवलपमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट पैटर्न है उसके ऊपर बात करेंगे। सस्टेनेबिलिटी, ये बड़े अल्फाज इस पर हैं अर्बन प्लानिंग के हवाले से। सीडीए की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ क्योंकि हम जिस तरह से इस पूरे मुल्क के अंदर हमने कराची में तो काफ़ी कवरेज की है, यहाँ रहते हुए आपको बताया कि किस तरीके से चाइना कटिंग करके नालों के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर घर बना दिए गए, प्लाजाज बना दिए गए, कमर्शियल प्लाजाज बना दिए गए। लेकिन आप हैरान होते हैं कि ये बिक भी जाते हैं, इन पर सोसाइटीज़ भी कायम हो जाती हैं। उसके बाद हम पूछते हैं जब SBCA से यहाँ पर कि भाई क्या एक्शन ले रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने यूँ कहा था, हमने ये कहा था, अब हम यूँ करेंगे। इनफैक्ट होता कुछ यहाँ पर यह है कि एक गरीब आदमी की तजावजात तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती है, इसे सवाल ही रहता है। ना इतना ज़्यादा फॉलोअप में वो चीज़ें रहती हैं, ना अथॉरिटीज़ इतनी वाइब्रेंट होकर उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर तो हम समझते थे, मतलब आम आदमी तो ये समझता है, उसका तासुर ये है कि कैपिटल सिटी है, बड़ी खूबसूरत बनी है। दूसरे शहरों से लोग जाते हैं पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं जी क्या खूबसूरत शहर बना हुआ है, और वाकई में है भी बड़ा खूबसूरत। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर चंद सालों के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के ऊपर बड़े अहम और संगीन सवालात उठ रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर भी वही हशर हुआ है जो इस मुल्क के दीगर शहरों का हशर हुआ है। जैसे कराची का इस वक्त बिलखुसूस हशर हुआ है, जो हम बार बार आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह कराची को इस वक्त सत्यानाश किया गया। यहाँ पर सोसाइटीज़ और घर बना के चाइना कटिंग का एक चाइना कटिंग की इस्तिलाह पहली बार मैंने अब देखा कि इस्लामाबाद के बारे में भी आज अखबार में हेडलाइन लगी हुई थी और लिखा था चाइना कटिंग वॉज द रीज़न, यानी चाइना कटिंग की वजह से। कल हेडलाइन अगर आप देखें अखबार की तो थी कि चाइना कटिंग की वजह से इस्लामाबाद के अंदर कल जो हलाकतें हुई और उसकी वजह से जो सैलाबी रेला आया, जो अर्बन फ्लडिंग हुई, जिसकी वजह से कई घर, कमर्शियल प्लाजास, प्रॉपर्टीज़ मुतासिर हुई, इसकी वजह चाइना कटिंग थी। कुछ मालूमात सीडीए से हमने इकट्ठी की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन, और सीडीए होगी भी प्रोग्राम में हमारे साथ उनके तर्जुमान, उन्होंने कहा E11 का जो सेक्टर है तकरीबन 746 एकड़ पर मुहित है, जिसमें से वो कहते हैं कि 207 एकड़ ऐसी ज़मीन है जो कि वहाँ पर जो गोल्डा शरीफ का मज़ार है उसके अहाते में या उसके अतराफ़ में आती है, और 54 एकड़ ऐसा है जो कि सीडीए का है। इसके अलावा जो ज़मीन है वो दीगर 3 सेक्टर्स के साथ, क्योंकि लैंड जो उस वक्त एक्विजिशन हुई थी तो हमने लैंड ओनर्स को अलॉट कर दी थी बाकी जो ज़मीन थी, उन्होंने ये सोसाइटी आगे बना दी। मैं सिर्फ एक नक्शा आपको दिखाता हूँ, दो, एक 2002 और एक 2021। आप फ़र्क देखें कि साल 2002 में जो पूरा ये इलाका है इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी, ये मैदान सा था। आज 2021 में वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको घर, सोसाइटीज़, बंगले नज़र आएंगे जो कि ड्रेनेज और नालों के ऊपर बन चुके हैं। तजावजात के हैं, इनको क्या कहें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 साल तक ये सब कुछ होते रहे, तवातुर के साथ मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, किसी हुकूमत ने क्यों नहीं कुछ किया, ये अहम सवाल है। सीडीए आखिरकार क्या सोता रहा पूरे वक्त, और अब क्या करेगा सीडीए, ये भी सवाल उठाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इधर आपको इस नक्शे में 5 सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। एक सोसाइटी का नाम है जो हमें पता चला कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, या ये मेडिकल सोसाइटी है जिसके अंदर हमने देखा है कि हलाकतों का भी कहा है। फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटीज, सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ये सारी सोसाइटीज़ इधर आपको इस नक्शे में नज़र आएंगी। और एक सीनियर ऑफिसर से सीडीए की जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी एनओसी जो इनको इशू की गई थी वो हमने फिर विड्रॉ कर ली थी, इस वजह से कि जो लेआउट प्लान था उससे डिविएट ये कर गई थी सोसाइटीज़। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सारी गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं जिनकी एनओसीज विड्रॉ कर ली गई हैं, और चाइना कटिंग इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। चाइना कटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, सालों से हो रही है, और जिसके बायस ये हुआ, ये क्लाउड बर्स्ट, ये क्लाइमेट चेंज, बड़े अहम हमने इस पर दावे और अल्फाज सुने इस्लामाबाद की इंतजामी की जानिब से शुरू में, लेकिन ये इसमें से कुछ भी हकीकत नहीं है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्टर इमरान खालिद साहब प्रोग्राम में साथ भी हैं, हमारे WWF के डायरेक्टर हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूँ क्योंकि इन्होंने जाके फुटेज बनाई इनके अंदर। लेट्स सी एंड हियर दिस के असल में जो नेशनल स्ट्रीम जो फ्लो है इस पर वो किस तरह उसको रोका गया, उसके आउटलेट्स किस तरह से इस पर कम रखे गए या इस पर नैरो रखे गए, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। लेट्स सी एंड हियर दिस, ये वीडियो देखें। ये है जी नेचुरल स्ट्रीम जिसमें
बारिशों के बाद फ्लड का पानी आना है एंड इट शुड फॉलो इट्स पैथ। अगर वो फॉलो करती आए तो उसको इस जगह से निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो अब हमने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। जब डाइवर्ट करने की कोशिश की और छोटे एरिया में करने की कोशिश की तो जब पानी की वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है तो देन इट केम ऑन टू द रोड। और फिर साथ साथ जितना भी वेस्ट था, ये सब वो कचरा है जो कि हम लोग डंप करते हैं नदी नालों में अपने। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का निज़ाम ही ना हो तो ये हमें नज़र आता है। डॉक्टर इमरान खालिद साहब साथ मौजूद हैं। इमरान खालिद साहब, ये आपने वीडियो बनाई भी हम लोगों के लिए इस वक्त इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर बैठ के कराची में हम सोचते थे इस्लामाबाद तो इस वक्त शायद जन्नत है, मतलब जन्नत जैसा है कि वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता, प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये नालों के ऊपर कब्जे हुए, नालों पे घर बन गए, सोसाइटीज़ बन गई, बिक भी गई, आखिर ये सब होता रहा और जो सब कुछ हुआ इसको आप इन शॉर्ट समराइज किस तरह करेंगे? इट इज़ अ गवर्नेंस फेलियर, इट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्या है ये इस वक्त? Thank you for having me on the show. This is a problem. E11 की बात ना करें तो प्रॉब्लम हमने जो नेचुरल ड्रेनेज एरियाज हैं पूरे मुल्क के अंदर वो इसी तरह डेवलप किए हैं। इस्लामाबाद के बाकी इलाकों में भी वो इलाके जो सीडीए के अंडर आते हैं, अंडर द मास्टर प्लान दैट वाज डेवलप्ड बैक इन द 60s, वहां पे भी हमने यही किया है। जो नेचुरल ड्रेनेज एरियाज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, किसी जगह पे कम किया है, किसी जगह पे ज्यादा किया है, तो उसका रिजल्ट यही है। हम लोग फ्लडिंग की बात इस्लामाबाद पे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वीडियो में देखा गाड़ियां गिर रही हैं। ये एक रिच अमीर किस्म का एरिया है, लेकिन गरीब इलाके इस मुल्क के अंदर तो रेगुलरली फ्लड्स का शिकार होते हैं। वहां पे जो लोग हैं उनकी जानें भी जाती हैं और उनको बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है और उस पर हम बात नहीं करते। तो ये जो अलमिया है ये सिर्फ E11 का या रीसेंट अलमिया नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क का अलमिया है, हमारी प्लानिंग का अलमिया है और ये कई दहाइयों से हो रहा है। और ये जो सब कुछ हो रहा था, यानी ये E11 के साथ जो कल हुआ है इस वक्त, पहले इसको कह दिया गया कि ये क्लाउड बर्स्ट इवेंट है क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज को भी समझते हैं। ये मुझे बताएं कि ये पहले ऐसा क्यों कहा गया, यानी अपनी गलतियां या अपनी कोताहियां छुपाने के लिए ये इस्तेलाह इस्तेमाल कर दी क्लाउड बर्स्ट की, या हकीकत में कुछ था? जी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट जो कि वो इदारा जो इस चीज को समझता है, उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल मॉनसून इवेंट था। इनफैक्ट इसके ऊपर वार्निंग भी काफी आई हुई थी। जो क्लाउड बर्स्ट की बात की गई वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के किसी बंदे ने की और वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो फेलियर है ये गवर्नेंस का फेलियर है, प्लानिंग का फेलियर है। और अगर आपको जो आपने हमें पिक्चर दिखाई थी 2002 और उसके दौरान, तो 2001 में भी एक बहुत बड़ा फ्लड आया था जिसमें लई के ऊपर फ्लडिंग हुई थी। लई बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ साथ है, जो पिंडी के थ्रू गुजरती है। लई दरिया है, उसको हमने नला बना दिया हुआ है। वहां पर जो फ्लडिंग हुई थी तो उस रोज बारिश ज्यादा हुई थी कल के बनिस्बत। तो जो कुछ हो रहा है वो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि ये गवर्नेंस का फेलियर है, प्लानिंग का फेलियर है। तो ये जो जिस तरह से सोसाइटीज बनी, आप जिस तरह कह रहे हैं प्लानिंग का फेलियर है, तो रेगुलेटरी आप जिम्मेदारी समय पहले आती है इस पूरे मामले में कि जिस तरह ये 20 साल के अंदर जो हम दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह ये 20 साल पहले था, आज 20 साल बाद है, जो इस वक्त यहाँ पर कॉन्क्रीट जंगल बन चुका है, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, ये सीडीए पहले जिम्मेदार है, ये प्राइवेट डेवलपर्स जिम्मेदार हैं? वो सीडीए तो कहता है ये हमारा है नहीं, हम इस पर नहीं है। एक और मैंने इस पर हमने देखा ट्वीट था उनका, तो उसमें किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि सीडीए जो है इस पर उसकी ज़मीन ये है नहीं। फिर किसी ने कहा फिर आप पैसे क्यों लेते हैं यहाँ से तो महीने के? ये मैं आपको दिखा भी दूँ नाज़रीन कि सीडीए ने कहा सेक्टर E11 इज़ प्राइवेट बट सीडीए इज़ प्राइवेट बट सीडीए इज़ कोऑपरेटिंग इन रिलीफ ऑपरेशंस। फिर उस पर ताहिर नईम मलिक साहब ने ट्वीट किया जी कि देन वाई सीडीए कलेक्ट्स प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ सेक्टर E11 एंड इशूज एनओसी टू प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़। तो ये कहते हैं कि हमारा तो है ही नहीं रेगुलेटरी फंक्शन, यहाँ पर सीडीए वाले कहते हैं, फिर ये पैसे क्यों ऐसे लेते हैं, क्या मामला है? जी नहीं, इसके अंदर सीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दूसरे इदारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी, हम सब की है। इनफैक्ट अगर वो पिक्चर वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद की भी आप 40 साल पहले पिक्चर ले लें तो वहां पे भी आपको नजर आएंगी वो नदी, जो स्ट्रीम्स, जो नेचुरल स्ट्रीम वहां से गुजरा करती थी, वहां पे इंक्रोचमेंट हुई है, वहां पे वेस्ट
किस बेदर्दी से हम लोग फेंक रहे हैं कि वहां पे हमारा जो वेस्ट वाटर का निजाम है सारा का सारा इन नालों में जा रहा है, और ये आगे जाकर रावलपिंडी शहर के गरीब लोगों के पास पहुंचता है, फिर उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो ये चीजें हो रही हैं और काफी अरसे से हो रही हैं। ब्लेम गेम पे हम पढ़ सकते हैं, और मैं सीडीए के ऊपर भी हम लोग उनके ऊपर भी नुक्ताचीनी कर सकते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन इस वक्त जो मैं चाहूंगा कि हम बात करें वो ये कि आगे हमने क्या करना है। क्या हम इसी तरह काम करते रहेंगे? क्योंकि ये जो अलमिया है, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का है। और आगे क्या करना चाहिए इस पर बात भी करेंगे आपसे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो हम ये सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है जो भी है पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है, और इस्लामाबाद के अंदर शायद हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह होगा, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी कायम है। हम प्रोग्राम्स में उठाते रहे मामला को, नैब केसेस करता रहता है। अब इनके साथ जिनका पैसा डूब गया यहाँ पर, उनके साथ जिनकी जानों का नुकसान हुआ, सीडीए क्या एक्शन प्लान बना रहा है, ये भी हम बात करेंगे ज़रूर। और साथ साथ आगे के लिए क्या इस वक्त लाइमल होना चाहिए, ये सारे सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात हम उठा रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस तरह एक जाल भिज गया इस्लामाबाद में E11 के अंदर, जो कल वाक़या हुआ उसने बहुत से अहम संगीन सवालात उठा दिए। ये जो अल्फाज थे चाइना कटिंग, ये इस्तिलाह हमने यहाँ शहर कराची में बहुत बार सुनी, और हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों पर इल्ज़ामात लगे कि वाकई में हकीकत भी थी कि किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ मिलकर मिली भगत और प्राइवेट डेवलपर्स मिलकर ये चाइना कटिंग करते रहे। अलमिया शायद ये है नाज़रीन कि यहाँ पर एक गरीब आदमी के इस पर तजाज़ात पर तो बहुत जल्दी ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे घर कराची में अभी भी अनगिनत यहाँ पर मौजूद हैं। और यही इस्लामाबाद में हमने देखा कि 20 साल के अंदर, 20 साल में आप नक्शा देखें, ये बात सिर्फ फैक्चुअल आपको ग्राफिकली आपको बता रहे हैं कि 2001 में इस्लामाबाद का E11 का क्या हाल था। मैदान था बिल्कुल खाली, और यहाँ पर जो तकरीबन 746 एकड़ E11 है, 207 एकड़ तो मज़ार शरीफ है वहाँ गोल्डा शरीफ का, उसका इस पर अहाता या अतराफ़ है। इसके अलावा तकरीबन 500 साढ़े 500 एकड़ 2001 में क्या था, फिर साल 2021 में क्या है। 2021 में आप देखें तो पूरी जो नेशनल स्ट्रीम है इस वक्त, यानी जो फ्लो है, जो नाला है, ड्रेनेज है, उन सब के ऊपर भी मकानात बन चुके, बेचने वाले भी गैर कानूनी, जो अलॉट जिन्होंने किया NOCs दी वो भी गैर कानूनी, जो खरीदे वो भी फंस गए। ये सब कुछ होता रहा। नवीद इफ्तिखार साहब जो कि अर्बन प्लानर है हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन अर्बन प्लानिंग, पढ़ाते भी हैं इस बारे में। नवीद साहब, आपका बहुत आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। आप किस तरह देखते हैं कल के वाक़यात को, और आपको क्या मिसिंग लगता है CDA के मॉडल में? अगर हम बात करें जनरली इस्लामाबाद की, तो क्या मिसिंग लगता है और मुस्तकबिल में क्या ऐसे वाक़यात खुदा ना खास्ता दोबारा हो सकते हैं? जी थैंक यू जी। देखिए, ये बात ये है कि ये जो बहुत बड़ा मसला है ना, ये जो सारा E11 में हुआ है, ये अर्बन गवर्नेंस का चैलेंज है। इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाउड बस्ट हुआ है। ये जो बस्ट हुआ है ये हमारा गवर्नेंस का सिस्टम बस्ट हुआ है एक्चुअली, और वो उसके ऊपर हमने चूना लगा के पेंट करके उस गवर्नेंस मॉडल को, अंदर से वो बहुत वसीदा है। अंदर से वो गवर्नेंस मॉडल जो है वो 1960s में CDA बनी थी, उसके बाद उसका फंडामेंटल चेंजेस नहीं की गई। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली CDA ने जो है वो अपने आप को ओवरहाल नहीं किया। तो ये जो बस्ट हुआ है, दिस इज एक्चुअली वो गवर्नेंस का मॉडल बस्ट हुआ है जो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त जितनी पॉपुलेशन इस्लामाबाद की बढ़ गई, आगे और बढ़ने जा रही है। नबी साहब, CDA तो कहता है कि हमारा तो ये तो प्राइवेट है E11, और वो बल्कि उनके अल्फाज हैं कि CDA इज कोऑपरेटिंग इन रिलीफ ऑपरेशंस, E11 इज प्राइवेट। वो कहते हैं, जिस पर एक दो लोगों ने लिखा कि CDA फिर यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स और जो इस पर NOC क्यों इशू करता है यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज को, तो वो तो कहते हैं इट इज प्राइवेट, हमारा ताल्लुक नहीं है यहाँ से E11 से। ये देखें जी, मैंने पहले भी कल भी किसी ने ये सोशल मीडिया पे कह रहा था, तो मैंने उसके जवाब में उससे कहा था कि मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो वो जो राहजनों का जो है वो गिला ना करें, वो असल में राहबरी का सवाल है कि वो CDA के जिम्मे है रेगुलेशन बनाना, इस्लामाबाद की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, इस्लामाबाद की वाटर बॉडीज को क्लीन रखना। ये जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, हाउसिंग सोसाइटीज की NOCs हैं, उनकी सुपरविजन है, उनके रेगुलेशंस हैं, ये सारा काम CDA के जिम्मे है। तो वो CDA अगर वो अपना काम रेगुलेटरी नहीं करता और वो प्राइवेट सेक्टर पे डाल देना जो है वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। और मैं ये बताता चलूँ, ये सिर्फ E11 का मसला नहीं है, आगे फ्यूचर में जाके इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मरी एक्सप्रेसवे की तरफ, ये एयरपोर्ट की तरफ, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये नाले गुजरते थे, जहाँ पर ये पानी की स्ट्रीम्स गुजरती थी, उनको बंद किया गया है ओवर द टाइम, उनके रुख मोड़े गए हैं, उनको नैरो किया गया है ताकि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्लाट बेचे जा सकें। और इसके बाद एक और भी तबाही होने जा रही है, वो तबाही रावलपिंडी में होने जा रही है, और वहाँ पर
एक नई एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। तो इन शॉर्ट मैं क्या आपको कहूंगा कि ये एक कॉन्क्रीटाइजेशन है जो वाटर बॉडीज की ओवर द टाइम हम कर रहे हैं। तो हम जब नेचर का जो है वो रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं तो नेचर टेक्स इट्स ओन रिवेंज। तो सीडीए के अंदर जिस किस्म की बॉडी चाहिए, जिस किस्म के एनवायरमेंटलिस्ट चाहिए, जिस किस्म की पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, वो ना कैपेसिटी। आप सीडीए की वेबसाइट पे चले जाएं, आप सीडीए की वेबसाइट पे जाके देखें कि इस्लामाबाद की रेजिलियंस और इस्लामाबाद की एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का फ्रेमवर्क कोई पड़ा हुआ है? यू वोंट फाइंड एनीथिंग ऑन दैट वेबसाइट। सो दैट टेल्स यू अलॉट कि जब वो प्लानिंग की मास्टर प्लान की बारी आती है वो कहते हैं सारा इस्लामाबाद हमारा है। जब सर्विस डिलीवरी की बारी आती है तो कहते हैं ये उसके जिम्मे, वो इसके जिम्मे। सो दीज आर द डिस्टिंक्शंस। लोगों को इससे गरज नहीं है। लोग इस बात का सवाल जो है अगर सीडीए से नहीं पूछेंगे, फेडरल कैबिनेट से पूछेंगे, इस्लामाबाद के एमएनए से पूछेंगे, तो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना है कि हम अपनी जो गवर्नेंस है उसको कैसे इंप्रूव करें इन चैलेंजेस के लिए। सही है। ये सब तो फिर इसका मतलब सोसाइटीज बन गई, अब क्या हो सकता है? जिस जगह बन गई नालों के पास सोसाइटीज हैं, तो हमने देखा है बड़ा इफेक्टिव और स्विफ्ट ऑपरेशन होता है। अगर यहाँ पर गुजर नाले की हम बात करते हैं कराची में या दीगर जगहों की, बड़ा मामला हमने देखा है, गवर्नमेंट भी बड़ा वाइब्रेंट हो जाती है, अथॉरिटीज़ बड़ी वाइब्रेंट हो जाती हैं। यहाँ पर अब जो इस्लामाबाद के अंदर E11 है, बजाय एलीट है, इस वक्त ये सब बन गई सोसाइटीज़, एक नहीं 5-5 सोसाइटियाँ बन गई, पत्नी पुलिस फाउंडेशन, मेडिकल सोसाइटी और फेडरल एम्प्लॉय सोसाइटी। क्या होगा? टूटेंगी ये सोसाइटीज? ये क्या करेंगे इसका इन सोसाइटीज? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको अभी जो हो चुका है उसको बहुत बड़े स्केल पे तो जो है वो उस पर डिजास्टर से मैं हक में नहीं हूँ। उसकी रीजन एक और भी है कि जब बड़े स्केल पे ये उसको तबाह हटाने पे आएंगे तो सबसे पहले गरीब की झोंपड़ियां गिरेंगी। तो उस वजह से मुझे डर लग रहा है कि वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज तो नहीं गिरेंगी, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पे वो सारी कच्ची बस्तियां जिनको ये कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं, फ्रेंच कॉलोनी है, वो सारी गिराई जाएंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वो उसकी बाकायदा मैपिंग करनी चाहिए, और वो जो वाटर स्ट्रीम्स को जहाँ जहाँ से रोका गया है मिनिमम हार्म पहुंचाते हुए उसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन करें, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को एंगेज करें और उसको खुला करें जहाँ कंक्रीटाइजेशन हुई है। कई नाले ऐसे हैं जहाँ पर ना इन्होंने पाइप डाल दिया हुआ है खूबसूरत बनाने के लिए। कुछ इनको ये भी शौक होते हैं ना, कई अभी नाले ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने ना साइडों पे उसके पत्थर लगा दिए हैं और नालों के अंदर भी पत्थर लगा दिए हुए हैं, तो वो सीपेज नहीं हो पाती। तो जो पानी का नेचुरल फ्लो है उसको इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। तो जहां जहां से वो डिस्टर्बेंस हटाई जा सकती है, वो उसको असली हालत में बरकरार किया जा सकता है, वो करना चाहिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अभी ये जो पानी आया है ना, अगर आप उन गलियों में जाएं E11 की और बाकी जगहों में भी जाएं तो बेशुमार कचरा जो है वो वेस्ट जो है वो इन गलियों में पड़ा हुआ है। तो जो इमीडिएट हमें काम करना चाहिए वो इस्लामाबाद के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम बेहतर बनाना होगा कि वो वाटर बॉडीज में वेस्ट ना फेंका जाए, वो प्लास्टिक के बैग्स, और ये इमीडिएट हमें वाटर बॉडीज के लिए ये वाला काम करना है। जो तीसरा काम है वो सिर्फ एक नहीं, इस्लामाबाद पूरे की जो है वो एनवायरमेंटल रेजिलियंस की असेसमेंट होनी चाहिए कि कहाँ पर हमने कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाए जो नहीं बनने चाहिए थे। नहीं, मिसाल के तौर पे आगे चल के मिसाल के तौर पे नबी साहब, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे साथ इमरान खालिद साहब मौजूद हैं, तो ये अभी इमरान खालिद साहब से हमारी जो बात हो रही थी, नबी साहब अभी हमारे साथ इमरान खालिद साहब भी मौजूद हैं और हम ये एक वीडियो दिखा रहे थे जो इमरान खालिद साहब ने E11 में जाके बनाई है, जो डायरेक्टर हैं WWF के। तो इमरान खालिद साहब, आप जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से ही मिसाल लेते हैं, इसके आगे हम देख रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं, कचरा भी पड़ा हुआ है बाहर इस वक्त। अगर इसी जो वाटर स्ट्रीम है इसको अगर हम थोड़ा सा नेचुरल जो था इसका फ्लो उसी को हम कर सकें तो इसमें भी तो हमें कुछ ना कुछ तजावज़ात को ख़त्म करना पड़ेगा। इमरान साहब, या इज इट पॉसिबल कि ये कम से कम मिनिमम डैमेज के साथ हो सके? जी नहीं, इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसको अगर हम एड्रेस करना चाह रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पानी पीछे से कहाँ से आ रहा है। जैसे कि नवीद ने बोला कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज जारी हैं और भी बहुत ज्यादा एरियाज अलॉट कर दिए गए हैं हाउसिंग सोसाइटीज को। तो इस वक्त जो चीज हम कर सकते हैं वो जाके पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखें कि ये जो स्ट्रीम्स हैं, नेचुरल स्ट्रीम्स, ये कहाँ पे ओरिजिनेट कर रही हैं, पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, इनकी हाइड्रोलॉजिकल रिजीम को एनालाइज करें और फिर उसके बाद रिटेंशन पॉन्ड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिटेंशन पॉन्ड्स कर सकते हैं, जहाँ पे आके पानी थोड़ी देर के लिए जमा होता है और फिर नीचे आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, चूंकि मैं कल गया था यहाँ पर, बहुत मुश्किल है कि हम कोई ऐसी चीजें कर सकें विदाउट फर्स्ट फ्रॉम द पीपल हु लिव देयर, और वो बहुत ही क्या कहते हैं कनेक्टेड किस्म के लोग होंगे क्योंकि अमीर लोग हैं। ये दिस इज नॉट गरीब बस्ती नहीं है जहाँ के जाकर हम
ओवरनाइट कुछ कर सकें, तो इस पे हमें सोच विचार करनी पड़ेगी। जो चीज हमें करनी चाहिए, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमें पता लग चुका है कि किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं, हमें आगे होने वाली डेवलपमेंट अभी जिन सोसाइटीज का इन्होंने गिनवाया है इस पर, या जिन जगहों को गिनवा रहे हैं नवीद साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि मरी एक्सप्रेसवे और दीगर, ये हमने देखा है कितने सालों में हुई हैं इस वक्त ये सारी चीजें इमरान साहब? जी ये विद इन अ फ्यू इयर्स हुई हैं। ये तो E11 भी आज से 10-12 साल पहले आप जाते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये तो है, ये विद इन आपके एक दफा अलॉट हो जाए और एक दफा वहां पे सड़क पहुंच जाए, एक्सेस पहुंच जाए, तो आपको शायद 1-2 साल भी नहीं लगते। तो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है इस्लामाबाद, और यहाँ पर भी वही मसाइल हमें नजर आएंगे जो कराची में आ रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के मसाइल जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद पे फोकस करें तो वो मेरे ख्याल में नाकाफी होगा। हमें रावलपिंडी जो कि एक ट्विन सिटी है, उसको वहां पे भी जो रिहायशी हैं उनकी भी राय को शामिल करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जिस तरह हम सुन रहे हैं इससे हमें खदशात और बढ़ रहे हैं, खौफजदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नहीं, इस तरह के और बहुत से प्रोजेक्ट्स सोसाइटीज़ हैं, एक E11 नहीं बल्कि इस्लामाबाद के और बहुत से इलाके हैं जहाँ ये खतरा लाहक है और जहाँ ऐसे वाक़यात दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा, जिस तरह से अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हमें बता रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ CDA के तर्जुमान भी साथ होंगे प्रोग्राम में, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम CDA, इस्लामाबाद सोसाइटीज़, E11, एक लफ्ज़ अभी नवीद साहब ने कहा था, नवीद इफ्तिखार साहब जो अर्बन प्लानर हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो कहते हैं वेबसाइट पर जाएं CDA की तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कुछ भी मौजूद नहीं है। तो CDA के तर्जुमान राना शकील असगर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर, आप ही से हम पूछ लेते हैं, क्या वेबसाइट पर आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कुछ भी मौजूद नहीं है? ऐसा है तो क्यों है? शकील असगर सर, जो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी सोसाइटी बनती है, तो उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। तो ये वाले कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है, वो जब तक उनका NOC नहीं होता या जब तक उनकी तरफ से उसकी अप्रूवल नहीं होती, उस वक्त तक उनका लेआउट प्लान या उनका बाकी कोई चीज अप्रूव नहीं होती। अच्छा, आप जो नवीद साहब बात कर रहे थे वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पूरे इस्लामाबाद की बात कर रहे थे एज एन, या ये तो सोसाइटी की अप्रूवल के लिहाज से था? नवीद साहब, अगर एक बार आप क्लैरिफाई कर दें इस बात को ताकि हम CDA से पूछें। जी, मैं तो ओवरऑल इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। एक तो हमने जिस तरह से ये डिस्टिंक्शन की हुई है ना, कि ये मैं तो वो कह रहा हूँ कि ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बदलने वाला है ना। अब ये तो फ्रोई बातें हैं कि ये CDA का है, वो उसका नहीं है। मैं एज अ रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद ये बात कहूँगा कि इस्लामाबाद का गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं है। अच्छा, अब उसमें CDA का मसला ये था, MCI का ये था, वो चीजें देखिए कि इसमें इस्लामाबाद जब बना है तो ये एक मास्टर प्लान के तहत बना है, और उस मास्टर, जब ये आज की बात नहीं है, इसमें इसका मास्टर प्लान बना, उससे पहले मास्टर प्लान बना 60 में तो ये आबाद होना शुरू हुआ, और उस मास्टर प्लान के अंदर सारी चीजों का ख्याल रखा गया, और उसके बाद वक्तन फवक्तन वो मास्टर प्लान रिव्यू भी होता रहा है। अभी लेटेस्ट भी मास्टर प्लान की रिव्यू चल रही है, और उसके लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया जा रहा है। शुरू में ये शहर 5 लाख की आबादी के लिए बना था, इस वक्त इस शहर की आबादी 20 लाख से ज्यादा तजावुज कर चुकी हुई है, और जो इसके साथ साथ अनप्लैन्ड एरिया हैं, जो रूरल एरियाज जिसको हम कहते हैं, जो कि एज सच उस प्लान्ड सिटी का पार्ट नहीं थे, वहाँ बड़ी तेजी के साथ आबादियां बढ़ रही हैं, और वहाँ उसको जो है वो अब उसकी जो रेगुलेशंस जो है वो पहले उसके बिल्डिंग कंट्रोल भी CDA के पास नहीं था, ये बिल्डिंग कंट्रोल कुछ अर्सा पहले CDA के पास आपने मास्टर प्लान वगैरह राना साहब बड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन ये तो सवाल ये था कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पूरे इस्लामाबाद की इस हवाले से कोई चीज वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है CDA के, इन शॉर्ट नहीं है अवेलेबल। देखिए, एक शहर जब बनता है तो शहर इस्लामाबाद तो ये वो शहर है जो बाकायदा एक प्लान बना है, मास्टर प्लान अप्रूव हुआ था, कैबिनेट ने अप्रूव किया था, और उसके अंदर उसकी तमाम जो भी लवाजमात थे वो उस वक्त उसको पूरे किए गए थे, और उसके मुताबिक उसको रखा गया है। इसका ग्रीन एरिया उसके मुताबिक रखा गया है, इसकी बाकी चीजें। अच्छा, ये एक आसान अल्फाज में हमें बता दें कि जैसे यहाँ पर हम बैठे, हम तो SBC है और ये होता रहता है, यहाँ पे कैंटोनमेंट एरियाज हैं,
अगर इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर E11 आप कहते हैं कि हमारा नहीं है, प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने सोसाइटीज बना दी, उनका लेआउट प्लान फिर आप कहते हैं क्योंकि वो लेआउट प्लान से डिविएट कर रहे थे। अच्छा, लेकिन सर मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर कोई नालों के ऊपर घर बना रहा है या सड़कें बना रहा है तो सीडीए का काम है उसको रोकना या नहीं है सीडीए का काम रोकना, कहीं भी बना रहा है? सड़कें घर नालों के ऊपर ना भी हो तो जब एक टॉरेंशियल रेन्स होती हैं, जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो वो पानी तो दरियाओं से भी बाहर निकल जाता है सैलाब की सूरत में। नाले तो फिर एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, घर अगर नाले के बाहर भी होंगे तो जब बारिश ज्यादा होगी और पानी बहुत ज्यादा नालों से ओवरफ्लो करेगा तो वो डेफिनेटली घरों में और सड़कों में आएगा, लेकिन उसको वहां से इमीडिएटली क्लियर करना होता है। तो वो उसके लिए वो सारे इंतजाम किए जाते हैं इमीडिएटली कि ताकि जो पानी बाहर निकलता है नाले की कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर वहां से उसका नेचुरल वे वहां पर अवेलेबल हो और वो वहां से निकल जाए। बाकी ये जो बात हो, मैंने आपको जैसे पहले कहा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। सीडीए की प्लानिंग ये होती है। अच्छा सर, इसी बात को पहले अगर एक इसी बात को थोड़ा सा, अच्छा आप कह रहे हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त ये जो नालों से पानी बाहर आ जाता है अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, मेरे साथ क्योंकि WWF के डायरेक्टर इमरान साहब भी मौजूद हैं। इमरान साहब, क्या जो कल बारिश हुई थी इसको मतलब ये ज़्यादा थी और जो आपने इस वक्त एक वीडियो बनाई थी हम दिखाई भी नाज़रीन को, देखिए कोई 100-300 मिलीमीटर से ज़्यादा की 2-3 घंटे इमरान साहब बारिश हुई है। जी इमरान खालिद साहब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बात करें आप क्वेश्चन। जी इमरान साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ये जो कह रहे थे कि नालों के इस वक्त पानी बाहर आ जाता है नालों से और आ भी सकता है क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, हम ये भी तस्लीम कर लेते हैं ज़्यादा हुई है। आपने जो एक वीडियो बनाई है जो हम देख भी रहते हैं E11 में, वहाँ पर तो हमें वाजे नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो नाला है उसका जो नेशनल जो स्ट्रीम है उसको उस फ्लो को रोका गया है या उसको नैरो कर दिया गया है। तो ये बारिश ज़्यादा आना मसला है या ये मसला है कि नेशनल स्ट्रीम के ऊपर इस वक्त कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई है, कंक्रीट बन गया? मसला क्या है इमरान साहब? बिल्कुल, मसला सिर्फ ये है कि उसको किस तरीके से हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, उसको वहाँ पे कंस्ट्रेन किया है। वहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए क्योंकि हमने वहाँ पे जमीनें अलॉट करनी थी, घर बनाने थे, तो उसको जगह को हमने एक तरह से लिमिट कर दिया है। पानी जो है एक नेचुरल तरीके से फ्लो करता है, आप पानी को रोक नहीं सकते, पानी अपनी जगह खुद बनाएगा अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, इस्लामाबाद जब बना तो इस्लामाबाद वो एरिया जो सीडीए के अंडर आते हैं वहां पे भी लई दरिया, उसको नला कहते हैं। नला इसलिए कहते हैं क्योंकि अब उसमें हमने गंदा कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। वेस्ट वाटर इस्लामाबाद पे ट्रीट नहीं होता, सारा का सारा उसमें जाता है। वहां पे अब वो सारा का सारा जो चीज है वो जाके रावलपिंडी के रिहायशियों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। तो उस पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि जो what I'm trying to say here is कि हमें एक बिग पिक्चर पे फोकस करना चाहिए। नाला ओवरफ्लो करेगा, ये वो ड्रेन ओवरफ्लो करेगा, वो स्ट्रीम ओवरफ्लो करेगी अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो वी हैव टू गो बैक टू द प्लानिंग। सीडीए के तर्जुमान ने अभी बात की कि हम मास्टर प्लान बना रहे हैं, वो कंसल्टेंट हमने हायर किया। कंसल्टेंट की क्या जरूरत है? क्या गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स नहीं है? क्या सिविल सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हैं? कितने लोगों की वहां पे पब्लिक हियरिंग हुई है कि नहीं हुई? मास्टर प्लान हमेशा बाहर से बनाया जाता है, कंसल्टेंट आता है एंड देन इट इज इम्पोज्ड। वो एक तरह से नेचुरल एक्सरसाइज नहीं है। जब तक कि वो हम नहीं करेंगे, हम इन मामलात में पढ़ते रहेंगे, हम नुक्ताचीनी करते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे। इस वक्त हमारे मसले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस सीडीए में अच्छा, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ सर, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। ये मुझे बताएं, पहली बात तो इसका जवाब दे दें कि रिस्ट्रिक्ट जब आप करते हैं नाले को तो वो ओवरफ्लो करता है, अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके ऊपर तो वो नहीं करेगा ओवरफ्लो। मेरी अर्ज सुन लीजिए कि सीडीए जब डेवलपमेंट करता है तो सीडीए ये सारी चीजें अकाउंट फॉर करता है और उसके मुताबिक डेवलपमेंट करता है। लेकिन जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्लांट की प्राइवेट ओनरशिप है, वो जब अपनी डेवलपमेंट करते हैं, वो अपनी जो उनकी जाती जमीन है, जगह है, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। उसके ऊपर आप उसको एक हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनको एनओसी नहीं देते, आप उनका लेआउट प्लान अप्रूव नहीं करते। उसके बावजूद अगर वो वायलेशन करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जहां सैकड़ों हजारों की तादाद में घर बने होते हैं, ये नहीं होता कि आप जाके वो घर गिरा दें, क्योंकि अभी यहाँ पर जब हम एक्शन करने लगते हैं तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। जो मास्टर प्लान की इन्होंने बात की कि इस पे गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स नहीं है या वो नहीं है, तो इसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि ये सबसे पहले एक कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में तमाम नेशनल और गवर्नमेंट के एक्सपर्ट शामिल थे। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, वो रिकमेंडेशंस कैबिनेट के पास गई हैं। उन रिकमेंडेशन
उसको प्लानिंग डिवीजन ने भी वेट किया। उन रिकमेंडेशंस के मुताबिक ये था कि ये काम इस लेवल का है कि इसको कोई एक इंटरनेशनल फर्म जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसमें मुल्क के नामवर टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स वो उसके अंदर शामिल थे, सिविल सोसाइटी के लोग उसके अंदर शामिल थे, उनकी रिकमेंडेशंस को कैबिनेट ने अप्रूव किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पे कोई एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म हायर की जाए जो इस पूरे एरिया की स्टडी करे। वो फर्म का मकसद इस पूरे एरिया की ह्यूज स्टडी है ताकि वो जो जितनी ये ग्रोथ हो चुकी हुई है इस वक्त मशरूम, सही, तो मतलब आपका मतलब है कि प्रॉपर प्रोसेस उसका कोई एक फाइनल, ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। मैं शॉर्टली, इमरान साहब, ये आपने सुन लिया कि इस पर कह रहे हैं कि प्रॉपर लोग हैं, इस पर हैं, कंसल्टेंट फर्म हायर हो रही है, वो फिर करेगी कंसल्टेशन, फिर मास्टर प्लान होगा। इस पे करते हुए फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। इमरान साहब प्लीज, आर यू सैटिस्फाइड? मैं वो बात सही कर रहा हूं, हमारे प्रोसेसेस हैं वो फॉलो, जो पेपर पे लिखे गए हैं वो फॉलो कर रहे होंगे। मुझे इस पे कोई, जो राणा साहब बात करें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल जब बात हो रही है वो पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म्स की हो रही है। हमें जाना चाहिए उन कम्युनिटीज पे कितनी डिस्कशन हो रही है। एक्सपर्ट्स, अगर मैं भी कोई चीज वो कह रहे हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट तो नहीं होगा, उसमें मेरी बात भी ना माने, आप लोगों से जाके बात करें, आप लोगों से देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में मास्टर प्लान के अलावा कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स भी थे। मैं आप हैं मौजूद सीडीए की तरफ से, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जरा E11 के अलावा इस्लामाबाद का बहुत बड़ा रकबा है। एग्जैक्टली मैं बात यही कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा रकबा है। तो मैं, नवीद साहब ने कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स बताए थे, राणा साहब शॉर्ट टर्म मेजर्स को नवीद साहब बता रहे थे। मैं प्लीज, अगर मैं कर रहा हूँ, आप जरा इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार सेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली सड़कें हैं, वो यही जिक्र कर रहे थे, मरी एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रहे थे और जगहों का जिक्र कर रहे थे। नवीद साहब प्लीज अगर शॉर्ट टर्म मुझे बता दें सर, कि शॉर्ट टर्म जो है ना, मैं ये कह रहा था कि सामने बता दें जो क्या उनसे, क्योंकि कहने घर तोड़ेंगे नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने किस तरह से इस्लामाबाद में कल जो सैलाबी रेला आया, अर्बन फ्लडिंग जिसको आप कह सकते हैं, जो रेंज थी वो एक्सपेक्टेड थी। पीएमडी 26 जुलाई को प्रॉम्प्ट कर चुका था कि बारिशें होंगी, बारिशें ज़्यादा थी, लेकिन यकीनी तौर पर जो हम आपको आज फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहे हैं, जो स्पेशली फैक्ट्स आपको दिखाए वीडियो फुटेजेस की सूरत में, कि किस तरह कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो उनकी नेचुरल स्ट्रीम है, यानी जो उनका इस वजह से कहते हैं फ्लो है, उसको मुतासिर किया गया है, उस नाले के उस नेचुरल फ्लो को मुतासिर किया गया है, उसको स्ट्रीम को नैरो कर दिया गया है, या उसको चेंज कर दिया गया है, या उसके ऊपर सड़क या घर की तामीर कर दी गई है। आखिरकार कोई तो जिम्मेदार होगा, आखिर जिसने ख़रीदा है उसके साथ क्या होगा, और मुस्तकबिल के हवाले से लाएमल क्या होगा, मुस्तकबिल के हवाले से कोई लाएमल है भी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल छोड़े जा रहे हैं हम। आप फीडबैक लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देख तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।